चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यूटेरिया 4500 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखें। आपका इसका जो है ना आपका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आपको 6 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जो भी लोग नहीं देखें जाके जरूर देखिए। इसमें जो है ना क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा डाला गया सर के द्वारा, तो सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से बारीकी से देखिए। और आज का आपको टेस्ट देना है शाम में 7 बजे। इसका शाम में 7 PM में, इसका शाम में 7 PM में टेस्ट होता है, ठीक है। तो टेस्ट का लिंक और जहाँ पे इसका PDF डालेंगे तो PDF जहाँ पे PDF का लिंक और टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और शाम में 7 बजे टेस्ट जरूर दिया कीजिए। क्लास को देखिए और शाम में टेस्ट लगाइए। आपका कितना सही हो रहा है, कितना आप अच्छे से क्लास देखें, कितना अच्छे से क्लास नहीं देखें, आपका वहाँ पे जो है नितर पता चलेगा कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो सभी लोग शाम में 7 बजे टेस्ट दीजिए। और इसका जो है पहले का जो है 6 प्रैक्टिस सेट का PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा जो है ना 6 प्रैक्टिस सेट का PDF मिल जाएगा। और इसके पहले भी जो हम यूटेरिया पादर का प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, सेट नंबर 64 तक करवाए हैं। तो बाकी जितने भी बचा हुआ ना सारा का हम खत्म करवा देंगे, ठीक है। सोचना नहीं कि हाँ ये बुक स्टार्ट हुआ तो उसको पीछे नहीं खत्म होगा। उसका भी टेस्ट होगा और उसका भी प्रैक्टिस सेट हम सारा खत्म करवा देंगे। तो उसका भी आपको PDF आपको 64 PDF आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वहाँ पे जाके फाइल में चेक कीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। शाम में टेस्ट जरूर दिया कीजिए, सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिए शाम में 7 बजे। और 3 बजे शाम में जो है टेस्ट ग्रुप में 3 बजे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। जिनका भी एग्जाम है बिहार पुलिस का, सभी लोग ज्वाइन करके टेस्ट जरूर लगाइए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 7 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और पहले क्लास को जो है हर जगह ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप है, जितने व्हाट्सएप वगैरह सभी जगह शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत है। कह रहा है कि नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है ना चयन करना है। इसमें बोल रहा है कौन सही है, तो 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो C है। 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, संस्कृत नाटक रत्नावली बिल्कुल सही है। और क्या है, तो बांसखेड़ा का शिलालेख ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन फैयान का यात्रा वृत्तांत ये क्या है, नहीं है, ठीक है। तो कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल से के संबंध में जानकारी के स्रोत है, तो 1 और 3 है। संस्कृत नाटक रत्नावली है और बांसखेड़ा का शिलालेख है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है, तो कौटिल्य का, याद रखिएगा, में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया गया, बताइए। कह रहा है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है, तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A 4 का किया। कितना किया है, 4 का। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है, तो 4 स्रोतों का उल्लेख किया है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी, बताइए। कह रहा है इसमें जो है ना निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी, तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, C। क्या है, C। मगध गणराज का नहीं था, लेकिन कपिल वस्तु के सागर का था, कुशीनगर के मल्ल का था और वैशाली के लिच्छवी का था, ठीक है। ये तीनों का था, लेकिन मगध गणराज का क्या था, नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, तो 4 का जो सही उत्तर होगा ना, 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। केवल क्या है, 3 सही है। क्या है, केवल 3 सही है। देखिए पढ़ते हैं। पहला क्या कर रहा है, कह रहा है कि बादामी गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, बिल्कुल क्या है, गलत है। और बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी, क्या है, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें 3 नंबर क्या कह रहा है कि एलोरा, कह रहा है एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया, क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया, बिल्कुल क्या है, सही। तो इसका केवल 3 जो है ना ऑप्शन नंबर क्या है, सो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की जो है ना स्थापना 1920 में किया था, बताइए। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का स्थापना किसने किया था, तो जो है ना किसने किया था, बताइए। और याद रखिए कि अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का स्थापना कब हुआ था, 1920 में हुआ था। कौन 1920 में हुआ था और किसने स्थापना किया था, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कौन किया था, भीमराव अम्बेडकर ने। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का स्थापना किसने किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और कब किया था, 1920 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A। अफगानी से थे। किसके थे, अफगानी से थे, ठीक है, याद रखिएगा।
हाँ, एक क्वेश्चन नंबर है 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका, इसको ना पर्दा कहते थे, ठीक है, का शुभारंभ किसने किया बताइए। कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने किया। कौन किया? यूनानियों ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है बताइए। कह रहा है कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है, पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो कह रहा है कालिदास द्वारा रचित, याद रखिएगा, विक्रमोर्वशीयम किसका पुस्तक है, किसका है, तो कालिदास का। किसका है? कालिदास का है। उसमें कह रहा है किसका वर्णन किया गया है, तो पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। इसमें कौन सा जो है ना सही है। तो इसमें देखिए संबंधित कौन है, तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए है, BCD है। क्या है? BCD। देखिए संपूर्ण क्रांति संबंधित नहीं है, लेकिन धर्म संसद है, गणेश उत्सव है, सुधी आंदोलन है, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। तो जो है ना ये धर्म संसद है और सुधी आंदोलन है और गणेश उत्सव है, लेकिन संपूर्ण क्रांति क्या है? नहीं है संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी बताइए। कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संग्राम में छूट। क्या है? राष्ट्र संग्राम में छूट। और क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का जो है ना गठन किया था बताइए। कह रहा है निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अश्विनी कुमार दत्त। कौन किए थे? अश्विनी कुमार दत्त किए थे। कौन किए थे? अश्विनी कुमार दत्त किए थे, ठीक है। तो कह रहा है निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित था बताइए। कह रहा है हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवना विद्रोह। क्या होगा? पवना विद्रोह संबंधित है। आइए क्वेश्चन रहिए 13 पे कह रहा है बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था बताइए। कह रहा है बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवरसेन प्रथम। कौन किए थे? प्रवरसेन प्रथम। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है सजित नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति का जो है ना स्थापना 1913 में की गई थी बताइए। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। किसने किया था? तो सजित नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। किसने किया था? सजित नाथ सन्याल ने किया था। और कहाँ किया गया था? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल नीति से संबंधित नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कृषि जो है मूल नीति से संबंधित नहीं है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, लाइसेंस प्रणाली नहीं है, लेकिन बफर स्टॉक है, आयात है और असमर्थन मूल है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जो है मूल नीति से संबंधित नहीं है। तो लाइसेंस प्रणाली नहीं है, लेकिन आयात है, बफर स्टॉक है, समर्थन मूल है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कैमे मुख्य न्यायाधीश थे बताइए। कह रहा है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कैमे मुख्य न्यायाधीश थे। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 50वें थे। कौन थे? 50वें थे, याद रखिए कितने थे? 50वें नंबर के थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल का इकाई है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय का है। क्या है? गृह मंत्रालय का है, ठीक है, गृह मंत्रालय का। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसे छोटा थोड़ा कर लेना। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना गलत है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ना कौन सा कथन गलत है। देखिए कह रहा है कि संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। क्या है ये? बिल्कुल क्या है? सही है। क्या है? सही है।
संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है, कि बिल्कुल क्या है, सही है। आय कर कि विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है या किसी निजी सदस्य द्वारा, क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। और आय कर कि विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल क्या है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्या है, आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये भी क्या है, सही है। और आय कर कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, अनुसमर्थन की आवश्यकता जो है ना पड़ता है, इसलिए क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 2 और 4 क्या है, गलत है। 2 और 4 क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 और 4 क्या है, गलत है। तो 2 और 4 क्या है, तो 2 और 4 गलत, लेकिन 1 और 3 क्या था, सही था। संविधान के संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल सही था। और विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन रही है 19 पे। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ST। कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सी, 3 सदस्य है, क्या है, 3 सदस्य है। आगे क्वेश्चन रही 20 पे। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष, क्या होगा, 6 वर्ष, ठीक है। आगे क्वेश्चन रही 21 पे। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 222, कितना, 222, ठीक है, 222 याद रखिए, 222, ठीक है। आगे क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, देखिए इसको देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है ना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भू प्रॉपर्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है, क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है, भू प्रॉपर्टी है जो सभी परतों में सबसे क्या है, सबसे पतली, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा कि महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में सबसे कम घनी होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। महाद्वीपीय परत जो होता है समुद्री परत की तुलना में सबसे घनी होती है, ये भी सही है, क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से क्या होती है, बनी होती है, क्या है, सही है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है, ये भी कथन क्या है, सही है। आगे का तीसरा कथन कर रहा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत पिघले हुए लोहे से बना होता है, क्या है, गलत है। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो होता है पिघले हुए लोहे से बना होता है, ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 22 का सही उत्तर होगा 1 और 2, केवल 1 और 2 क्या है, तो सही है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन रही 23 पे। कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को बार बार देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, सारा क्वेश्चन जो है ना याद होगा। ये मेरा मकसद ये नहीं होता है ना कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताना, और ऐसा करना रहता है तो पता है 15 मिनट में क्लास पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है ना कि आपको पूरा क्वेश्चन याद हो, इसलिए हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए और पूरा फोकस क्लास पे रखिए, तभी आपका जो है सारा क्वेश्चन याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। भारत में जो है लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन रहे 24 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों के नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है अपनी सीमा 3 देशों मतलब नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है, कौन सा राज्य, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, सिक्किम करता है। कौन करता है, सिक्किम, याद रखिए। तो कह रहा है भारत का कौन सा राज्य जो है ना अपनी सीमा 3 देशों मतलब भूटान, नेपाल और चीन के साथ से साझा करता है, तो सिक्किम करता है। आगे क्वेश्चन रही 25 पे। कह रहा है कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें 45 से 52% तक सिलिका होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें 45 से 52% तक क्या होती है, सिलिका होती है, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन रही 26 पे। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिर धारावाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, बताइए। स्थिर धारावाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, क्या होगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की स्रोत, क्या निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की स्रोत होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। कर रहा है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता जो है नहीं है, कौन जो है तरंग की विशेषता इस ऑप्शन में नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है, लेकिन तरंग दैर्घ्य है, आवृत्ति है, आयाम है।
तो कह रहा था कि इनमें से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो माध्यम नहीं है लेकिन आयाम है, तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है, ये तरंग की क्या है, विशेषता है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, करण इनमें से किसके मापन हेतु अस्टेलगामोमीटर का उपयोग होता है, बताइए। करण इनमें से किसके मापन हेतु अस्टेलागमोमीटर का उपयोग होता है, तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव है। क्या है, पृष्ठ तनाव में उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है 2CO + O2 की अभिक्रिया करवाया 2CO2 उपयुक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन जो है ना कथन सार्थक है, बताइए कौन सा कथन सार्थक है। तो 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या एक्वारेजिया। क्या एक्वारेजिया, क्या एक्वारेजिया। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा जो है ना संवर्धित की जाती है, बताइए। कह रहा है शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, तो पोटेशियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि फिलोसोफर्स बूल मतलब इसको ना ऐसे पुष्प कह सकते हैं, ठीक है। का रासायनिक दृष्टि से क्या है, बताइए। फिलोसोफर्स बूल मतलब ऐसे पुष्प का रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड है। क्या है, जिंक ऑक्साइड है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि एक पूर्ण कार्डियक चक्र कितना समय लगता है, बताइए। एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है, बताइए। कह रहा है एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है, तो क्या होगा, 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। तो एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, बताइए। कह रहा है कि इस ऑप्शन में कौन सा रोग है ना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोसिस जो है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, लेकिन एड्स होता है और सिफिलिस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। ये सब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये सब रोग होने वाला है, ठीक है। कौन कौन है, तो एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस, लेकिन सिरोसिस जो है ना नहीं है। आगे क्वेश्चन 35 पे कह रहा है कि किस विटामिन में फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, बताइए। किस विटामिन को जो है ना फोलिक एसिड के रूप में जानते हैं, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B9। क्या है, विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। आगे क्वेश्चन 36 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनोकार्पी। क्या है, पार्थेनोकार्पी, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, तो पार्थेनोकार्पी। क्या है, पार्थेनोकार्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है, बताइए। कह रहा है कि कौन जो है ना आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुतली करता है। कौन करता है, पुतली करता है। तो पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। तो पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैवाल को जो है ना ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, पेनिसिलियम है। क्या है, पेनिसिलियम। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, बताइए। कह रहा है एमडीटी का उपयोग किस उपचार में किया जाता है, किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग में जो है ना एमडीटी का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो कुष्ठ रोग में करते हैं। किस में करते हैं, कुष्ठ रोग में। आगे क्वेश्चन 40 पे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है, बताइए। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक जो है क्रियाशील है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो लाल होगा। क्या होगा, लाल होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का जो है ना लाल रंग जो है ना अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, लाल रंग अधिक क्रियाशील होता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों को विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है, मुख्यतः क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः क्या है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का है। क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का, याद रखिएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपंक्तियाँ ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात जो है ना ह्रास की मिलती है, बताइए क्या। कह रहा है वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत जो है ना उपंक्तियाँ जो है ना, मतलब क्या है, तो ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात मिलती है, क्या होगा। तो 43 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यमंडल। क्या होगा, मध्यमंडल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्या, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से, बताइए। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। क्या है, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। तो कह रहा है संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है 46 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू किया गया था। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 1982 में। क्या होगा, 1982 में। तो भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू किया गया था। तो 1982 में शुरू किया गया था भारत में जो है ना राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 47 पे कह रहा है विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में जो है ना पाया जाता है, बताइए। कह रहा है विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर का जो है ना सिरोई लिली फूल है। क्या है, तो सिरोई लिली फूल कहाँ पाया जाता है, भारत के किस राज्य में, तो मणिपुर में। आगे क्वेश्चन 48 पे कह रहा है 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है, बताइए। कह रहा है 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, 10 लाख देता है। कितना लाख देता है, 10 लाख देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि बैज बॉल किस खेल से संबंधित है, बताइए। बैज बॉल जो है किस खेल से संबंधित है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से है। आगे क्वेश्चन 50 पे कह रहा है कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था, बताइए। कह रहा है कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस समझौता। क्या होगा, पेरिस समझौता। तो कह रहा है कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था। तो पेरिस समझौता में दिया गया था। तो ये सेट नंबर था 7, सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जो है सेट नंबर 8 देखेंगे। बाकी पीछे का जो भी क्लास आप लोग नहीं देखे, पीछे का क्लास देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।